नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। सिक्किम में कुदरत का प्रलय, 22 जवानों समेत 70 लोग लापता, 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी। शराब घोटाले में अब तक कौन कौन गिरफ्तार, किस वजह से बढ़ी संजय सिंह की मुश्किलें, जानिए सब कुछ। क्या नेपाल में आए जोरदार भूकंप से सिक्किम में मची तबाही, जाने इसरो ने क्या कहा। यूके में युवाओं के सिगरेट खरीदने पर लग सकता है बैन, ये है पीएम ऋषि सुनक का प्लान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में रोहित शर्मा रच देंगे इतिहास, टूट जाएगा ये बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठंड की आहट के बीच 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी की चेतावनी, जान लें अपडेट। अब समाचार विस्तार से। सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल तक बारिश और बाढ़ की दहशत है। सड़कें नदियों में समा गई है। इस बीच मौसम विभाग ने सिक्किम के साथ आसपास के राज्य में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिक्किम के लिए अगले 48 घंटे भारी हैं। मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए सिक्किम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यही नहीं, बिहार, बंगाल, मेघालय, असम और झारखंड में भी भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम में बुधवार को जो तबाही आई उसमें 14 लोगों की जान ले ली और अब भी सेना के 22 जवानों समेत करीब 70 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बादल फटने के बाद जलजले का जख्म हर तरफ दिखाई दे रहा है। तिस्ता नदी का प्रलयकारी बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने का आमादा है, लेकिन ये तबाही की बानगी भर थी। आने वाले कुछ घंटों में फिर से सैलाब का सितम देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि रात के अंधेरे में बादल फटा और सुबह जब उजाला हुआ, चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। सैलाब के आगे जो भी आया वो बह गया। जहां तक नजरें जा रही थी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक लोहनक झील के ऊपर देर रात करीब 1:30 बजे के आसपास बादल फटा। इसके बाद लाचेन घाटी के तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई। नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। इसके बाद नदी से लगे आसपास के इलाके में पानी भर गया। कई घरों में नदी का पानी घुस गया। ऐसा लगता है जैसे तिस्ता नदी का पानी काल बनकर आया। नदी से लगे इलाके में ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ की चपेट में आ गया। उसके बाद वहां खड़ी सभी गाड़ियां भी डूब गई। 17 सितंबर और 28 सितंबर को ली गई तस्वीरों में लोहनक झील का क्षेत्रफल 162.7 और 177.4 हेक्टेयर दिखाई दे रहा है। वहीं त्रासदी के बाद ही तस्वीर से पता चलता है कि झील का क्षेत्रफल आधे से कम बचा है और अब इसमें लगभग 60.3 हेक्टेयर इलाके में पानी दिख रहा है। यानी लोहनक झील के 105 हेक्टेयर में भरा पानी बह गया और तेज रफ्तार से यही पानी सिक्किम के निचले इलाके में गया, जिससे भयंकर तबाही मची। वहीं सैलाब में लापता लोगों को खोजने के लिए सेना की ओर से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, जबकि 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। तिस्ता नदी में जल स्तर बढ़ने से कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सिक्किम और देश के बाकी हिस्सों के बीच मुख्य संपर्क नेशनल हाईवे 10 भी कई जगहों पर बह गया। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और आगे भी बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की आशंका है। सिक्किम में बिगड़े हालात के बीच सीएम प्रेम सिंह तमांग भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की। उन्होंने मदद का भरोसा दिया। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से मगन, गंगटोक, पाखयोंग और नामची जिला में स्थित सभी स्कूल 8 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। सिक्किम में भयंकर बाढ़ की वजह से कई पुल ध्वस्त हो चुके हैं। जहां कल तक सड़कें थी वो आज नदी बन गई है और बादल फटने से आई तबाही ने सिक्किम में लोगों को कभी न भूलने वाला दर्द दे दिया है।
दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सीबीआई ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है। सीबीआई ने इस केस में विजय नायर, बुच्ची बाबू, अभिषेक बोनोईपल्ली, अरविंद सिंह, मनीष सिसोदिया और चरणप्रीत सिंह को अरेस्ट किया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। संजय सिंह को बुधवार देर शाम ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उनकी रात ईडी दफ्तर में गुजरी। मगर संजय सिंह की गिरफ्तारी से सियासत चरम पर है। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट से रोड तक इसके खिलाफ लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां संजय सिंह की गिरफ्तारी को केंद्र सरकार की साजिश बता रही है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच आखिरकार आप सांसद संजय सिंह तक पहुंच गई है। ईडी की टीम ने संजय सिंह के घर करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सुबह 6:30 बजे से जारी छापेमारी के दौरान ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास में काम करने वाले स्टाफ और उनसे जुड़े दूसरे लोगों से भी पूछताछ की और फिर शाम 6:15 बजे ईडी की टीम ने संजय सिंह की गिरफ्तारी का फैसला किया। संजय सिंह शायद इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी मां के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और ईडी की टीम के साथ घर से बाहर निकल आए। इस दौरान वहां सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संजय सिंह ने हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन किया तो आप कार्यकर्ता हंगामे पर उतर आए। हालांकि सुबह से जारी छापेमारी के बीच संजय सिंह के घर से बाहर भारी पुलिस बल भी तैनात थी, जिसकी मदद से ईडी की टीम ने संजय सिंह को गाड़ी में बिठाया और फिर उन्हें अपने साथ ईडी दफ्तर ले गए। संजय सिंह को दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जान लें कि ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले में अब तक 14 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि सीबीआई ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में विजय नायर, अभिषेक बोनोईपल्ली, बुच्ची बाबू, मनीष सिसोदिया, अरविंद सिंह और चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडीआई ने इस मामले में विजय नायर, अभिषेक बोनोईपल्ली, बुच्ची बाबू, मनीष सिसोदिया, अरविंद सिंह और चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विजय नायर, अभिषेक बोनोईपल्ली, शमीर महेंद्र, पी शरद चंद्र, बिनोय बाबू, अमित अरोड़ा, गौतम मल्होत्रा, राघव मंगूटा, राजेश जोशी, अमन ढाल, अरुण पिल्लई, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी विजय नायर, अभिषेक बोनोईपल्ली और मनीष सिसोदिया को दोनों एजेंसियों ने इस मामले में अरेस्ट किया। ईडी के मामले में 3 सरकारी गवाह हैं, जो दिनेश अरोड़ा, पी शरद चंद्र और राघव मंगूटा हैं। दिनेश अरोड़ा दोनों एजेंसी सीबीआई और ईडी का सरकारी गवाह बन चुका है। राघव एसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवास रेड्डी का बेटा है। सीबीआई इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ कर चुकी है। 16 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ की थी। वहीं मनीष सिसोदिया को 9 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 13वें आरोपी हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से संजय सिंह का एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मरना मंजूर है लेकिन झुकना नहीं। दरअसल इस मामले में आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए। ईडी का कहना है कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को लेकर खुलासा किया कि संजय सिंह ने सीएम आवास पर अरोड़ा की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से कराई थी। यही नहीं, ईडी का ये भी कहना है कि संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से भी अरोड़ा को मिलवाया था। ईडी के मुताबिक दिनेश अरोड़ा ने बताया कि संजय सिंह के कहने पर सिसोदिया को 32 लाख का चेक दिया गया। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। वहीं संजय सिंह के घर पर देर रात तक पार्टी नेताओं का पहुंचना जारी रहा। सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। परिवार से मिलने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए साजिश का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी नेता का कहना है कि शराब घोटाले के दोषी एक एक कर सामने आ रहे हैं और जल्द ही अगला नंबर दिल्ली के सीएम केजरीवाल का भी हो सकता है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से विपक्षी गठबंधन भी बौखलाया हुआ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसे
काले दिन की शुरुआत कहा तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। फिलहाल संजय सिंह को ईडी दफ्तर के लॉकअप में रखा गया है, जहां बीती रात राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर ने उनका मेडिकल चेकअप भी किया और आज उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। मगर एक एक कर अपने सांसद और मंत्रियों की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आपने आज दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। जाहिर है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज का दिन भी बेहद हंगामेदार होने वाला है। वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या मंगलवार को नेपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में आया जोरदार भूकंप ही सिक्किम और लोहनक झील पर बादल फटने का और तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ की असली वजह है। वैज्ञानिक इस बात पर पता लगा रहे हैं कि क्या मंगलवार को नेपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में आया जोरदार भूकंप ही सिक्किम में लोहनक झील पर बादल फटने और तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ की असली वजह है। झील पर बादल फटने से चुंगथांग बांध भी बह गया, जो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये 1200 मेगावाट तीस्ता चरण 3 जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है, जिसमें राज्य सरकार प्रमुख रूप से हितधारक है। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील पर बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने के बाद 8 लोगों की मौत हो गई है और 22 सैन्य कर्मी समेत 59 लोग लापता हो गए हैं। हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी उपग्रह चित्रों से पता चला कि दक्षिणी लोहनक झील का क्षेत्रफल 17 सितंबर की तुलना में 100 हेक्टेयर से अधिक कम हो गया है। ये दर्शाता है कि झील पर बादल के फटने से उत्तरी सिक्किम में तीस्ता नदी बेसिन में अचानक बाढ़ आ गई। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 22 सैन्यकर्मी समेत 59 लोग लापता हो गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, नेपाल में आया भूकंप सिक्किम में अचानक आई बाढ़ का कारण हो सकता है। झील पहले से ही असुरक्षित थी और 168 हेक्टेयर में फैली हुई थी। इसका क्षेत्रफल अब कम होकर 60 हेक्टेयर हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि हालांकि अभी ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन बादल फटने से ऐसे नतीजे नहीं आते। घटनास्थल पर गए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भूकंप के कारण वहां बाढ़ आई होगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ की चेतावनी बांग्लादेश के साथ भी साझा की गई थी। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर उपग्रह इमेजरी से पता चला कि झील लगभग 162.7 हेक्टेयर में फैली हुई थी। 28 सितंबर को इसका क्षेत्रफल बढ़कर 177.4 हेक्टेयर हो गया और भारी गिरावट के साथ 60.3 हेक्टेयर रह गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख केंद्र ने एक राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जल निकाय का अस्थायी उपग्रह चित्र प्राप्त करके सिक्किम में लोहनक झील पर बादल फटने के बारे में एक उपग्रह आधारित अध्ययन किया है। यदि कानून में पारित हो जाता है तो ब्रिटेन यूरोप में युवा लोगों को सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन जाएगा। डेनमार्क भी इसी तरह के कदम पर विचार कर रहे हैं। यदि कानून में पारित हो जाता है तो ब्रिटेन यूरोप में युवा लोगों को सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन जाएगा। डेनमार्क भी इसी तरह के कदम पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को युवा पीढ़ी के सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। एक ऐसा कदम जो ब्रिटेन को दुनिया के कुछ सबसे सख्त धूम्रपान विरोधी नियम देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव यदि कानून में पारित हो जाता है तो ब्रिटेन यूरोप में युवा लोगों को सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन जाएगा। डेनमार्क भी इस तरह के कदम पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव के विवरण के साथ एक सरकारी ब्रीफिंग पेपर में कहा गया कि वे 2040 तक युवाओं के बीच धूम्रपान को लगभग पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। सुनक ने अपने प्रस्तावित नए नियम के बारे में कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन में कहा, 14 साल के बच्चे को कभी भी कानूनी तौर पर सिगरेट नहीं बेची जाएगी। अपनी एंटी स्मोकिंग प्लान के तहत सुनक ने कहा कि धूम्रपान की उम्र हर साल 1 साल बढ़ाई जाएगी, जिसका अर्थ है कि युवा पीढ़ी धूम्रपान मुक्त हो सकती है, जिससे देश के स्वास्थ्य में सुधार होगा। सुनक ने बच्चों के लिए वैप्स के उपलब्धता को प्रतिबंधित कराने की उपाय भी
आगे लाने की योजना बनाई है। ब्रीफिंग पेपर में कहा गया कि सरकार वैप के स्वाद और विवरण को प्रतिबंधित करने पर परामर्श लेगी ताकि उन्हें बच्चों पर लक्षित न किया जा सके। साथ ही सरकार वैप पैकेजिंग और प्रस्तुति को विनियमित करने पर विचार करेगी। प्रस्तावित धूम्रपान प्रतिबंध पिछले साल न्यूजीलैंड द्वारा लाए गए प्रतिबंध के समान है, जो 2009 के दौरान या उसके बाद पैदा हुए लोगों को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकने वाला पहला देश बन गया। प्रतिबंध 2027 से प्रभावित होगा। सुनक ने कहा कि धूम्रपान से ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्रति वर्ष 17 बिलियन पाउंड यानी कि 20.6 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है और अगर लोग धूम्रपान बंद कर दे तो कैंसर से होने वाली मौतों में 1/4 की कमी आ सकती है। इस नीति से उन कंपनियों को नुकसान होगा जो अपने ब्रिटिश सिगरेट कारोबार से कमाई का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा कमाते हैं, जैसे कि जापान टोबैको, कैमल और बेंसन हेजेज के निर्माता और इंपीरियल ब्रांड्स जो वेस्टर्न सिगरेट और गोल्डन वर्जीनिया रोलिंग तंबाकू का उत्पादन करते हैं। भारत को 2023 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होने वाले वर्ल्ड कप मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के धुआंधार बल्लेबाज क्रिस गेल का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार यानी 8 अक्टूबर को खेलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का ये मैच चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की कप्तानी में इस बार टीम इंडिया आईसीसी ट्रॉफी की सूखे को खत्म करने के लिए जी जान लगा देगी। भारत को 2023 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होने वाले वर्ल्ड कप मैच में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होने वाले वर्ल्ड कप मैच में 3 छक्के और जड़ देते हैं तो वहां इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे। रोहित शर्मा अगर 3 छक्के और ठोक देते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कुल 554 छक्के पूरे कर लेंगे। वेस्टइंडीज के धुआंधार बल्लेबाज क्रिस गेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 553 छक्के जमाए हैं। रोहित शर्मा अगर 3 छक्के और जड़ देते हैं तो वो क्रिस गेल के आगे निकल जाएंगे और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रोहित शर्मा के नाम अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के 451 मैचों की 471 पारियों में 551 छक्के मारने का रिकॉर्ड दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होने वाले वर्ल्ड कप मैच में रोहित शर्मा 3 छक्के लगाते ही क्रिस गेल को पछाड़ते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 554 छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे। मौजूदा समय में भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली भी इस महान रिकॉर्ड से बहुत दूर हैं। विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर में 283 छक्के ही लगाए हैं। में रात और सुबह के वक्त ठंड का एहसास शुरू हो गया है, लेकिन बारिश अभी गई नहीं है। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिक्किम में लोहनक झील पर बादल फटने से तिस्ता नदी में बाढ़ आने से लापता हुए 22 सैनिकों समेत 59 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया। अचानक आई इस विनाशकारी बाढ़ में अब तक 8 लोगों के मरने की पुष्टि तो हो चुकी है। लापता लोगों की तलाश के लिए सेना, सरकार और संबंधित एजेंसियों की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है, जिससे बचाव कार्य चल रही है। एजेंसियों की दिक्कत और बढ़ सकती है। आईएमडी ने अलर्ट जारी करके कहा कि अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय में बहुत भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने गुरुवार यानी आज उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में असाधारण रूप से भारी बारिश की भविष्यवाणी की। आईएमडी ने अपने बुलेटिन में पूर्वी भारत में बारिश की चेतावनी देते हुए लोगों से सजग रहने और नदी के पास न जाने को कहा है। मौसम पूर्ण अनुमान एजेंसी के अनुसार शुक्रवार तक पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज बिजली के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। झारखंड और बिहार में भी बारिश के ऐसे ही हालात बने रहेंगे। इनके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रविवार तक भारी बरसात हो सकती है। अगर पूर्वोत्तर भारत
की बात करें तो असम और मेघालय के साथ अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार तक हल्की से मध्यम स्तर की व्यापक वर्षा आने के आसार हैं। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ तूफान आने और बिजली गिरने की भी आशंका है। संभावना है नागालैंड और मणिपुर में भी आज ऐसी ही परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। मौसम एजेंसी के अनुसार उत्तर पश्चिमी और पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक मौसम में शुष्क रहने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में भी ये हफ्ता सूखा रहेगा और दिन में चटक धूप निकलेगी। इसके चलते दिन का तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, लेकिन रात के पारे में गिरावट का दौर जारी रहेगा, जिससे लोगों को रात और सुबह में ठंडा एहसास हो सकता है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।